नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। यूसीएन न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी जनजागृति करता आया है और करता रहेगा। इसी कड़ी में हम इन दिनों लगातार आपको म्यूकरमाइकोसिस के संदर्भ में जागरूक कर रहे हैं, इस बीमारी के बारे में बता रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही होंगी उसमें आप देख रहे होंगे कि म्यूकरमाइकोसिस देश में किस तरीके से फैल रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, ये नागपुर और विदर्भ में भी फैल रहा है और अब इसने ग्रामीण भागों में भी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि म्यूकरमाइकोसिस को समझा जाए, उसके लक्षणों को पहचाना जाए और इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में हमें जानकारी हो। आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इसको लेकर एहतियात बरते जा सकते हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद है, जो मुझे लगता है कि इस विषय को जितने अच्छे से वो गाइड कर सकते हैं शायद ही कोई और। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मदन कापरे। आप विश्व के जाने माने ENT सर्जन हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे ऐसी आशा है कि जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो सवाल होंगे, जो जिज्ञासाएँ होंगी म्यूकरमाइकोसिस को लेकर, उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे और आप सफल भी होंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, म्यूकरमाइकोसिस जो है क्या, ये तो लोग समझ ही गए होंगे, कोरोना के बाद में ये होता है, पर एक्चुअल में क्या म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी है? देखो, म्यूकरमाइकोसिस ये नई बीमारी नहीं है। म्यूकरमाइकोसिस पहले भी होता था। हम जब देखते 3 साल पहले, 2 साल पहले, साल भर में पूरे नागपुर के अंदर मुमकिन है 10 या 15 पेशेंट निकलते होंगे, और वो भी पेशेंट ऐसे थे कि जिनको और दूसरी कोई बीमारी है जिसके वजह से वो बहुत बीमार है या लगभग ये समझिए कि लाइलाज है। उनमें इसमें मृत्यु का प्रमाण भी बहुत ज्यादा था। अब जो हो रहा है, ये बहुत परेशान या बहुत बीमार मरीज नहीं है। ये म्यूकरमाइकोसिस से जो परेशान अभी हो रहे हैं वो कोविड से बाहर निकलते हुए मरीज है, करके बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी नए ग्रुप में दिख रही है और बहुत ज्यादा तादाद में दिख रही है। अब कितना ज्यादा तादाद है अंदाज लगाइए। अगर पहले जितने नंबर में हम साल भर में देखते हैं वो आज एक दिन में देख रहे हैं। जितने ऑपरेशन साल भर के अंदर होते होंगे वो अभी एक दिन में हो रहे हैं। इतना जबरदस्त इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो जो संख्या निकल के आ रही है, क्या इसको सिर्फ कोरोना से या पोस्ट कोविड से जोड़कर देखा जा सकता है, या इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं? क्योंकि अब तक क्यों इतने केसेस हो रहे हैं उसको लेकर कोई व्यापक अध्ययन हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम कोरोना संकट चल रहा है और कोरोना से जोड़कर ही इसको देखा जा रहा है। ये देखो, ये जो है ना, इसके बारे में आज के डेट में हमारे ऊपर एक दोहरी जवाबदारी है। ये बहुत लोग नहीं समझ पा रहे। ये जवाबदारी ऐसी है कि इसके बारे में पूरे विश्व में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और क्या करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस चाहिए, इसके बारे में भी लोग अभी तक नहीं जानते हैं। इसका एक साधारण सा प्रमाण है। अब 2 हफ्ते पहले हमने एक पूरे देश भर के लिए, वहाँ इंग्लैंड से भी थे, अमेरिका से भी थे, ऑस्ट्रेलिया से भी थे, सारे लोग उपस्थित थे वो वेबिनार में। वो वेबिनार के बाद में हमें हर जगह से फोन आए कि अगर आपको इतनी ज्यादा मात्रा में दिख रहा है तो आप ही पूरे विश्व को आगे लीड करिए, क्योंकि अभी तक हम लोग वो हमें क्या बताते वो पढ़ के हम फॉलो करते थे। अभी उल्टा हो रहा है। अभी हमको लीड लेना है, लेकिन अगर हमको लीड लेना है तो उस प्रकार से हमारा अध्ययन भी चाहिए, हमारी उस प्रकार से नीति भी चाहिए, और हमें अपनी एक पॉलिसी भी डिसाइड करना है। और इसके ऊपर अभी लैंसेट करके हमारा एक बहुत बड़ा भारी जाना माना जर्नल है, उसमें हमने हमारी जो विदर्भ से, खास करके नागपुर से निकली हुई जो हमारी गाइडलाइंस है वो पब्लिश के लिए दिए। हो सकता है कि आगे वाले इशू में वो पब्लिश भी हो जाए। लेकिन इसमें जो एक अहम बात है कि ये बीमारी के सिम्टम्स जो है ना, वो बहुत जल्दी पकड़ने में आना चाहिए। तो अगर आप इजाजत दे तो मैं पहले आपको सिम्टम बता दूं कि भाई ये कौन मरीज है या कहाँ पे ये दिखने वाला है। अक्सर ये बीमारी या म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन लगभग कोविड के बीमारी के 7 या 10 दिन के बाद शुरुआत होती है, और जब तक के मरीज हमारे पास आता है तब तक के
2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक का अवसर गया रहता है। मतलब अगर हम कोशिश करें तो मरीज को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। अब ये कौन लोग हैं जिनमें ये म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इन्हीं लोगों को हम लोग सतर्क करके उनको जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं और बीमारी को काबू ला सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ये वो लोग हैं जिनमें म्यूकरमाइकोसिस के जिनको कोविड के बीमारी के दौरान ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड की दवाइयाँ दी गई थी। ये वही ग्रुप है जिनको ऑक्सीजन लगा था, वो यही ग्रुप है जिनको ज़्यादा मात्रा में नेबुलाइजेशन या ह्यूमिडिफिकेशन या ऑक्सीजन बाय मास्क देना पड़ा था। ये वही लोग हैं जिनको या तो पहले से या तो स्टीरॉयड देने से या तो कोविड के इन्फेक्शन से लेके डायबिटीज यानी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा जाने की बीमारी लग गई थी या बीमारी थी। अब डायबिटीज के बारे में ना दोहरा ओपिनियन है और ये भी जानना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि स्टीरॉयड के कारण ही डायबिटीज हो। कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो नया वायरस है इसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी कम होती है और जिसके वजह से फिर ये ग्लूकोज और भी ऊपर बढ़ता है। तो ये लोग हैं, ये अपन नैरो डाउन करेंगे ना तो आपको ख्याल में आ गया होगा कि हर किसी को जिसको कोविड की बीमारी हुई है उसको जरूरी नहीं है कि म्यूकरमाइकोसिस होगा। मतलब अगर फिल्टर लगाते हैं तो तकरीबन 10% लोग निकलेंगे जो ये बीमारी के लिए संभावित है। पर आप इन दिनों ऑपरेट कर रहे होंगे और ओपीडी में भी देख रहे होंगे लोगों को, आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में हमारे देश में ये ख़ास तौर से एक रिवाज है कि बहुत जल्दी पैनिक क्रिएट हो जाता है किसी चीज़ को लेके। तो म्यूकरमाइकोसिस के केसेस हम देख रहे हैं। जिस पैमाने पर हम देखें कि कोरोना के मरीज़ जो संक्रमित मरीज़ हैं और हॉस्पिटलाइज होने वाले मरीज़ों की संख्या की तुलना में अगर हम म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखेंगे तो वो 0.0 और 1% के बीच में आएगा। पर पैनिक सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है, लोगों के बीच में क्रिएट हो रहा है। आप क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही मुद्दा उठाया। देखो इतनी जबरदस्त पैनिक है कि हम अगर रोज 2-3 दिन से अगर देखते हैं तो अगर मरीज का आंकड़ा 3 है जो पक्का कंफर्म्ड म्यूकरमाइकोसिस हो गया तो लगभग उसके पीछे हम 10 से 12 ऐसे भी देखते हैं कि जो केवल डर के मारे आए हैं या पेपर सुन के आए या पढ़ के आए हैं और लगता है, क्योंकि देखो सर में दर्द पहले भी होता था, छुटका मुटका नाक में जुकाम पहले भी होता था। लोगों तो कई कारणों से, देखो दांत में दर्द है तो दांत का दर्द लेके नागपुर में तो कम से कम रोज के डेट में 1000 लोग तो डेंटिस्ट के पास जाते होंगे। अब हर दांत का दर्द थोड़ी ना म्यूकरमाइकोसिस है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने जो आपको बताया कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप में अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो सतर्क रहना। मैं और भी सिम्टम बताता हूँ ताकि लोग सतर्क रहे कि भाई ये है क्या। मुझे इसमें बुखार आता है और काफी लंबा बुखार आता है, जबरदस्त सर में दर्द होता है और बहुत एक प्रकार की कमजोरी आ जाती है। इसमें जो दर्द होता है ना वो बहुत क्लासिकल दर्द है। देखो हम चश्मा उतारते हैं तो ये जो जगह है जहां हमारा चश्मा बैठता है ठीक इसी जगह पे दर्द होता है। तो ये अगर नाक में दर्द होता है तो ये लगभग म्यूकर का प्रमाणित है। दूसरा होता है कि नाक से काला या एक प्रकार का बदबूदार येलो डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है, अक्सर एक बाजू से। तो ये भी एक बहुत पक्का जाना माना है। तीसरा जो दांत का दर्द है ना, तो दांत के बाजू में एक प्रकार का पीला या लाल थोड़ा सा काला कलर का ऐसा गुब्बारा जैसे आता है, ये समझो चने के दाने इतना। दांत थोड़ा हिलने लगता है और जब चबाने जाते हो तो दर्द होता है। अब ये जब सिम्टम्स है ना ये भी म्यूकर के है। तो ये शुरुआती लक्षण है। जब और बीमारी बढ़ जाए तो फिर आपको क्लियर कट या तो चेहरे पे या तो तालू पे एक काला पट्टा नजर आएगा, या चेहरे पे कहीं काला आएगा या तालू पे आएगा। इसके और जब बीमारी बढ़ेगी तब आपको आंख में इसके लक्षण दिखना शुरू होगा, जिसमें आंख में लाली आएगी, आंख सूज जाएगा, थोड़ी आंख बाहर आएगी, दिखना कमजोर हो जाएगा, डबल दिखना शुरू हो गया। मतलब अभी ये बीमारी नाक या दांत या साइनस से निकल के आंख में चली गई है। अगर ये सब कुछ नहीं है
तो झूठ मूठ का डरने का कोई भी कारण नहीं है। लेकिन अगर आपको, जैसे हमने बताया, ऑक्सीजन लगा है, आपको स्टीरॉयड दिए गए हुए, आपको भारी एंटीबायोटिक दिए हुए, आप काफ़ी बीमार थे, और फिर इसमें से कोई भी लक्षण आता है, तो ये ज़रूरी है कि आप तुरंत या तो डेंटिस्ट को, या तो फेशियोमैक्सिल सर्जन को, या तो कान नाक गले के सर्जन को तुरंत दिखाएं। तो ये जो एज ग्रुप आपने ख़ास तौर से बताया, तो ऐसे लोगों को, क्या हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, या म्यूकोरमाइकोसिस जिस तरीके से फैल रहा है, तो प्रिवेंशन लेना चाहिए, और प्रिवेंशन किस तरीके से लिया जा सकता है? अब देखो, अगर प्रिवेंशन करना है ना, तो 3 कैटेगरी में हम बोलेंगे। एक जो इसके वर्कर्स है, यानी जो कोविड वॉरियर्स है, ये कोविड के जो हेल्थ वर्कर्स है, इसमें शुरू से लेके आखिर तक, मतलब जो डायग्नोस करता है वहाँ से लेके तो डॉक्टर तक जो उसकी इलाज कर रहा, इनको ये ध्यान में रखना है कि अगर मरीज को डायबिटीज है, या मरीज को और कोई बीमारी है जिसके वजह से उसकी इम्यून सिस्टम, यानी बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है वो कोई कारण से कम हुई है, तो इन मरीजों को खास ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर इनकी शुगर देखी जाए तो इनकी शुगर ज़्यादा हद से प्रमाण से बाहर नहीं जाएगी, इसके लिए गोलियां नहीं बल्कि इंसुलिन का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, आप अगर, जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे, उन्हें अगर आप ये समझा दें, क्योंकि इसको सीधे तौर से डायबिटीज़ से, मधुमेह से जोड़ के देखा जा रहा है, तो शुगर कितनी रहे तो वो ठीक रहेगा, उसका दुष्परिणाम म्यूकोरमाइकोसिस के तौर पर नहीं रहेगा। एक रेशो क्या हो सकता है? अंदाजन बोल सकते कि ये सभी अभी लोग, तो मैंने बोला एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, लेकिन ये जानकारी है कि जिनकी ब्लड शुगर एवरेज में 300 के लगभग आसपास चलती रही हो, तो वो खतरे में है, और जो मरीजों की 200 के अंदर में है, उनको वो उतना खतरा नहीं है। तो ये मोटा मोटा हो गया। इसके बारे में अधिक एनालिसिस तो बाद में आएगा, लेकिन अभी ये जानकारी जरूरी है कि आपकी शुगर 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 200 के अंदर रहना चाहिए, और अगर इसके लिए आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इंसुलिन, मतलब इंजेक्शन का भी प्रयोग करना चाहिए। आपने ये बात कह दी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उनके मन से ये बात भी दूर हो गई कि आखिर शुगर कितनी रहना चाहिए, क्योंकि शुगर 140 के नीचे रहना चाहिए, ये एक रेशो है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल ऐसा है कि विश्व में हर जगह कोविड है, पर नागपुर में, हमारे देश में म्यूकोरमाइकोसिस के इतने केस क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि म्यूकोरमाइकोसिस हमारे देश में पहले से था, पहले किसानों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि मिट्टी में म्यूकोरमाइकोसिस बहुत रहते हैं, तो वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं या किसान हैं, उनमें ये पैमाना बहुत दिखाई देता था इस बीमारी का। पर अब ये सबको हो रहा है, जो कोरोना के बाद निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हो रहा है। तो विश्व में क्या स्थिति है, और हमारे देश में अगर ये हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या लगती है? आप बहुत जाने माने एंकर है, आपने पूरा होमवर्क करके आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले ये बीमारी अक्सर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से ही पेशेंट आते थे। पहले क्यों, इवन इस दौरान में भी हम देखते हैं कि हमने पहले जो 5-6 दिन देखे, तो ज़्यादातर करके अमरावती, परतवाड़ा, अचलपुर, जो खेती बाड़ी वाले हैं, या जहाँ पे जिसको हम लोग बागायती लोग हैं, वहीं से ये मरीज आ रहे थे शुरुआत में। अभी तो हर जगह से आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह ये है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस के जो जंतु है, या इसके जो स्पोर्स बोलते हैं ना, ये खास करके जमीन में या जमीन पे आने वाले वेजिटेबल्स, फल फूल, सब्जियां, जिसमें होते हैं, रखा हुआ अनाज, पुराना अनाज, उसमें म्यूकर के स्पोर दिखते हैं। और ये अगर हम हैंडल करते हैं बगैर कोई हिफाजत से, तो नेचुरली विल अटैक अस। अब सवाल ये उठता कि तो अगर ये हमारे अगल बगल में पड़ा हुआ है, तो इन्हें क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी वजह ये है कि शुगर के कारण हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। एक दूसरा बहुत बड़ा अध्ययन हुआ है कि फेरिटिन नाम का एक आयरन का केमिकल है, सॉल्ट है, जो इन्फ्लेमेशन के कारण शरीर में बढ़ता है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस, अपना कोविड के पेशेंट में इसका बहुत ज्यादा प्रमाण दिख रहा है। इसलिए वो भी एक टारगेट है कि जिनमें सीआरपी बोलो या डी डाइमर बोलो या फेरिटिन बोलो, इनका प्रमाण बढ़ा हुआ था, ये लोग इस बीमारी के लिए
ज्यादा संभावित है। जी अब ये देखिए कि विश्व में अगर कोविड है, विश्व में सब्जियां हैं, विश्व में टमाटो है, वेजिटेबल, तो हमें क्यों हो रहा है? हाँ, बाकी जगहों पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसका कारण ये है कि शायद हमारे यहाँ पे थोड़ा स्टीरॉयड का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हुआ हो, एक। दूसरा, हमारे यहाँ पर्सनल हाइजीन की जो लेवल है जी, वो शायद उतनी ज्यादा नहीं हो जितनी बाहर होती है जी। तीसरा, जो हमें लगता है कि ये जो वायरस जो इंडिया में अभी है, जो सेकंड वेव का है, वो कुछ अलग है जी, उसमें कोई म्यूटेशन आया है, और जो म्यूटेशन के कारण इसमें जो इनेट इम्यूनिटी का डाउन रेगुलेशन बोलते हैं, वो हमारे यहाँ दिख रहा, जो शायद विदेशों में नहीं है। वहाँ पे सेकंड वेव का जो वायरस है वो उनकी खुद की बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बोलो या इम्यूनिटी बोलो, डाउनग्रेड नहीं कर रहा, डाउन एस्केलेट नहीं कर रहा, जो हमारे यहाँ हो रहा है। शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि ये सवाल हमारे दर्शकों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिनको लेके भी कोई शक शुकबा हो या उनके दिमाग में कुछ ऐसा हो कि क्या म्यूकरमाइकोसिस से मृत्यु हो सकती है। मृत्यु के मामले भी सामने आ चुके हैं। पहले जो म्यूकरमाइकोसिस के केस हम देखते थे, उनमें रिस्क फैक्टर कितना रहता था, और मौजूदा समय में आप जो देख रहे हैं केसेस, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है? आप ही ने जानकारी दी कि पहला वाला ज़्यादा खतरनाक था, तो मुझे लगता है कि आप दर्शकों को समझाएं तो वो एक सिंपल है। हमने अगर अभी एक थोड़े देर पहले हम बोले थे कि भाई पहले जमाने में म्यूकर कौन से व्यक्तियों में दिखता था। ये व्यक्तियां किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, ये व्यक्तियां डायबिटीज से पीड़ित थी, ये बहुत सीनियर या उम्र से ज़्यादा लोग थे, और ये लगभग समझिए कि कोई न कोई बीमारी को लेके पूरे परेशान या ग्रस्त थे। अब जिनमें दिख रहे ना, ये इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। अब ये साधारण हेल्दी हट्टे कट्टे लोग हैं, जिनको कोविड के बीमारी के कारण उनकी इम्यूनिटी डाउनग्रेड होगी, तो उनके खुद के बॉडी में वो पावर है जो फाइट कर सकता है। दिस इज नंबर 1 फैक्टर। मृत्यु का प्रमाण जो है बहुत कम है, बहुत। आप दर्शकों को मत डरिए। अगर पहले ये मृत्यु का प्रमाण लगभग 80% था, मतलब अगर 100 मरीज आते हैं तो म्यूकरमाइकोसिस के, तो कोई ना कोई आने वाले 3-6 महीने में उसमें से ये इतना ज्यादा प्रमाण था। अब मुश्किल से, अगर कल हमने थोड़ा सर्वे भी कर लिया था, मुश्किल से ये प्रमाण कुछ 8-10% तक का है। अच्छा, इतना ज्यादा है, मतलब इतना कम है, सॉरी इतना कम है, मतलब इसमें मृत्यु की आशंका लेके डरना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। और खास करके यंग लोग जिनको और कोई बीमारी नहीं है, जो अदरवाइज नॉर्मल है, जिनकी किडनी बरोबर है, जिनका डायबिटीज ज्यादा नहीं, आप बिल्कुल मत डरिए। म्यूकर हो भी गया तो आप निश्चित रूप से उसमें सही बाहर आएंगे। मुझे लगता है कि एक सवाल लोगों के मन में ये भी होगा कि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो म्यूकरमाइकोसिस नाम की कोई बीमारी है ये शायद पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। जैसे कोविड को हम देखते हैं कि वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, लेकिन एक ये अच्छी बात है कि कोविड को लेकर हमारे पास में मेडिकल प्रोटोकॉल है कि किस तरीके से इलाज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसी दवा नहीं है जो कोविड को 100% ठीक कर दे, पर म्यूकरमाइकोसिस के लिए अवेलेबल है। तो ऐसी स्थिति में अगर लोग पैनिक करें, डरें, तो क्या ये जायज़ है? देखो, डरना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा काम है, आपका काम है, मीडिया सारा, ऑल काइंड्स ऑफ मीडिया, हमारा काम है कि इस प्रकार से आतंक बोलो या भय बोलो, ये मन से हटाए। नंबर 1, देखो ये बीमारी जो जंतु हैं इनको हम हटा नहीं सकते, हम इससे बच सकते हैं। तो पहला तो बचने का तरीका हमने बताया कि भाई आप अपनी शुगर ठीक रखो, आप अपनी खुद की बॉडी की हाइजीन ठीक रखो, मुंह साफ रखिए, मास्क पहनिए। और मास्क के ऊपर से एक बहुत अच्छी बात आई, आप इसके पहले मास्क पहनते थे कोविड से बचने के लिए। अब जब आपको कोविड हो ही गया समझो, तो आप ये मत समझिए कि अब तो मुझे मास्क क्यों पहनना है, मेरे को तो हो गया, अब तो मैं फ्री हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट। अब आपको मास्क पहनना है ना कि कोविड के लिए, लेकिन म्यूकर से बचने के लिए, क्योंकि म्यूकर अब पूरे आपके वातावरण में है करके। अगर पहले आप मास्क पहनते थे घर से बाहर निकलने के टाइम पे या दूसरों के मिलने के टाइम पे, अब तो आपको मास्क 24 घंटा पहनना है लगभग, क्योंकि ये म्यूकर के जो स्पोर्स है वो तो आपके घर में है, अगल बगल में पड़े हैं।
तो डबल मास्क का प्रयोग हर बार केवल खाना खाने के समय छोड़ के लगभग जहां जहां भी, खास करके आप गार्डन में जा रहे हो, अब देखो सब लोग टहलने जाएंगे क्योंकि वो एक स्वास्थ्य का अच्छी चीज समझते हैं, लेकिन उधर म्यूकर पड़ा है, मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन वहां मास्क नहीं, तो वहां मास्क पहनिए, घर में मास्क पहनिए, केवल जब आपको अति जरूरत है तभी मत पहनिए। तो ये भी खास करके ये कौन लोग हैं मैं बता रहा हूं ना, जिनको शुगर बढ़ गया था वो लोग, अगर ये करते हैं। दूसरा हम एक देखे जाते हैं कि लोग अनजाने में, इसमें कुछ हद तक हो सकता है कि हम लोग भी जिम्मेवार है कि बगैर कोई चार्ज के भारी भक्कम एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, भारी भक्कम एंटी फंगल भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेके भी ये बीमारी बढ़ रही है। अगर जरूरत नहीं है तो लंबे अरसे तक कोई एंटीबायोटिक ना देवे, लंबे अरसे तक दूसरा कोई एंटी फंगल ना देवे, क्योंकि खास करके एक और भी प्रकार का एंटी फंगल देखा गया है कि वोरोकोनाजोल बोलते हैं, कि जो म्यूकर में इतना काम नहीं करता, लेकिन उसका जो भाई है एस्परजिलोसिस करके उसको उड़ा देता है। तो अब ये समझिए अगर 4 रोटियां थी खाने के लिए और भाई लोग एक एक मिलके खाते थे, अब आपने 3 भाइयों को मार डाला तो अभी एक ही भाई के लिए 4 रोटी मिल गई जो म्यूकर भाई है करके। अगर इस प्रकार से कोई एंटी फंगल वापरते हैं तो वो भी गलत है, वो नहीं करना चाहिए। ये सब अभी अभी ध्यान में आ रहा है। तो अभी अच्छी बात क्या हुई है, देखो हर चीज में कोई अच्छा देखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर ये हमको ये आपको अभी समझ में आ गया है, तो ये जो वेव बढ़ी थी 15 दिन पहले, तब से हम सतर्क हो गए, तो उसका जो प्रमाण आने वाले दिनों में आना है, मुझे पूरी आशा है कि ये उस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोग सतर्क है, सारे के सारे जो अपनी एजेंसियां हैं भिड़ी हुई है, सारे के सारे डॉक्टर है, हेल्थ वर्कर्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, प्रशासन है, मंत्री है, सारे लगे हुए। तो हो सकता है कि जो हम डर रहे कि जैसे म्यूकर की सेकंड वेव ऊपर गई, सॉरी कोविड की सेकंड वेव ऊपर गई थी, शायद म्यूकर की भी जाएगी, मुझे नहीं लगता जाएगी। मुझे लगता है ये ऐसे ऐसे करके नीचे ही जाने वाला है। डॉक्टर साहब, एक पैनिक इस बात को लेके भी है कि जो म्यूकरमाइकोसिस में इलाज होने वाला, जो इस्तेमाल होने वाला जो इंजेक्शन है एम्फोटेरिसिन बी, उसकी बड़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर अगर कुछ कहेंगे या मार्गदर्शन करेंगे तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ये काम का साबित हो सकता है कि वो अच्छे से और सर्व कर सकें मरीजों को। एम्फोटेरिसिन बी को लेके पैनिक मचे, क्या ऐसा संभव है या उसकी कोई और भी सब्स्टिट्यूट चीज़ें, सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन, मेडिसिन हमारे पास में अवेलेबल है जिस पर अभी प्राथमिक चरण पे हम इलाज दे सकते हैं मरीजों को? देखो, ये जो बीमारी है इसका मेन इलाज क्या है? इसका मेन इलाज है कि जहां पे ये फंगस के कारण बीमारी बैठी है उसको हटाओ। मतलब क्या है? सर्जरी। अगर वो दांत में है तो दांत, जबड़े में है तो जबड़ा, आंख में, जो हाँ कहाँ ये बीमारी है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑलवेज सर्जरी। मेडिसिन लोड करना पड़ेगा, और जो बीमारी आंख से नहीं दिख रही है उसको हटाने के लिए अपने पास फिर एंटी फंगल ड्रग्स है। मतलब एंटी फंगल ड्रग्स थोड़े शुरू में, लेकिन काफी लंबे अरसे बाद में लगते हैं। अब समझो आपके पास, फर्ज करो नहीं है, तो क्या बैठे रहोगे? अरे जब आदमी सामने से शेर आता है और बंदूक नहीं है तो पत्थर भी तो हाथ में उठाएगा कि नहीं? कुछ ना कुछ तो लाठी लेके तो अटैक बोलेगा ना। तो आपने पास तो पत्थर नहीं, पत्थर से भी अच्छी चाकू है, तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करें? सो ये मुद्दा हमने उठाया था। अभी जो एक टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें हमने मुद्दा उठाया कि भाई क्या करें। अगर आपके पास एंटी फंगल नहीं है तो बाकी भी एंटी फंगल्स है। ये नहीं कि एम्फोटेरिसिन नहीं है तो आकाश टूट गया। उसके बाद में भी अपने पास एजोल करके एक ग्रुप है जिसमें पोसाकोनाजोल है, काफी बाकी एजोल से क्रिसम्बा है, जो आईवी विसुकोनाजोल करके आता है वो भी है। अब ये भी वापर सकते ना, तो पीछे क्यों बैठना है? देखो हमको तो एक ही सिखाया ना, जब चाइना के अगेंस्ट हमारी वॉर हो गई थी तो बैठ गए थे क्या कुछ नहीं है करके? लड़े तो थे ही ना, तो लड़ना तो अभी भी है ना, और लड़े बगैर जीतेंगे भी नहीं ना। तो मुझे ये सबसे दरकार, डरो मत और दवाइयां नहीं है करके बैठे मत रहो। जो तरीके से आप कर सको, बीमारी को पहले हटाओ। अगर कुएं में पानी खराब हो गया है तो दवाई नहीं मिलती करके आप बैठे रहोगे कि कुआं खाली कर दोगे पहले, ताकि नया पानी जो आएगा वो साफ सुथरा आएगा? सिंपल बात है।
यही हमको अभी समझ के थोड़ा बहुत पावर से आगे बढ़ना है। और बहुत आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि हमारा प्रशासन, खास करके गडकरी जी और संजीव कुमार जी बहुत कार्यरत है और बहुत ही जल्दी वर्धा में जो प्लांट लगाए, जैसे उन्होंने वहाँ पे रेमडेसिविर बनाया, वैसे वो अभी वहाँ पे एम्फोटेरेसिन भी बना रहे हैं। और वहाँ का एम्फोटेरेसिन मेरे हिसाब से आगे आने वाले 5-10 दिन में आ जाएगा और वो भी उसी प्रकार से आएगा जिसका कोई डर नहीं है। देखो 3 प्रकार का एम्फोटेरेसिन मिलते हैं, एक डिकोलेट करके आता है जो थोड़ा टॉक्सिक होता है, एक इमल्शन आता है जो टॉक्सिक नहीं है लेकिन उतना समझो नहीं है, और तीसरा जो लाइपोसोमल जिसको बोलते हैं वो तो अच्छा है, सेफ भी है। अब हमारे पास बासुंदी नहीं है, दूध तो है ना, तो दूध ही लो। तो इसी वजह से जो मिलने वाला है वो इमल्शन मिलने वाला है, वो भी इफेक्टिव है और वो वापरना चाहिए। और बहुत नसीब की बात है कि अपने बगल में 45 किलोमीटर पे बनने वाला है और सबसे पहले अपने को मिलने वाला है जी, तो खुशकिस्मती है जी। पर डॉक्टर साहब, एक दिक्कत हमारे समाज की ये भी है कि यहाँ पे घर घर में डॉक्टर हैं और वो अपनी तरीके से फिर ट्रीटमेंट हम करने लगते हैं किसी बीमारी को लेके। कोविड के दौरान में भी ये बात, कई तरह की रिसर्च हुई, अब उसमें ये बात निकल के सामने आई कि जो अगर म्यूटेंट वायरस है या कोरोना वायरस ने अपने स्वरूप को बदला है तो इसके लिए हमारी जो रॉन्ग मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं, ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड, ओवर यूज़ ऑफ रेमडेसिविर या अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ जो डॉक्टरों ने लिखी और या लोगों ने खुद ली, उसके हम रिएक्शन के तौर पर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो भविष्य में म्यूकरमाइकोसिस को लेके ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर आप देखते हैं ना, तो अगर हम पहले 1 महीने में नहीं, पूरे साल भर में समझो 20-25 पेशेंट निकलते थे, अभी रोज के निकल रहे, तो मार्केट में दवाई तो होना नहीं था जी। आप पूरे साल भर की दवाई एक दिन में खत्म कर रहे हो तो ये बिल्कुल साफ है कि आपको दवाई कम पड़ेगी जी। फिर अभी क्या करना चाहिए, उसका प्रमाणित उपयोग करके जो हमारे पॉकेट में 100 रुपए है वो हमको महीना भर चलाना है जी। और उसका एक ही तरीका है जो मैं हमारे कलीग्स को अपील करूंगा कि अगर आपने ऑपरेशन के माध्यम से बीमारी पूरी हटा दी और ये पूरी कोशिश की मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा, तो फिर हो सकता है कि जो आपको एम्फोटेरेसिन पहले 6 हफ्ता देना पड़ता था वो शायद अभी आपको 2 हफ्ता देना पड़े जी। पहले जो आप सोचते थे कि भाई ये एजॉल्स है जो काम नहीं करते, हो सकता है एजॉल भी आपको साथ दे जाए जी। तो करके प्राइमरीली अगर आपको जितना है उसमें जमाना है तो जहां जरूरत नहीं वहां पे मत वापरिए जी। इस्तेमाल बहुत हिफाजत से करिए और ज्यादा से ज्यादा जोर इस बात पे दीजिए कि मैं बीमारी को पूरा हटाऊंगा जी, ना कि ये कि मैं आधे निकालूंगा और आधे एम्फोटेरेसिस पे छोड़ दूंगा जी। अगर ये देखते हैं तो हो सकता है कि ये देखो, जीत तो पक्की है जी, हारने वाले तो है नहीं जी। तो जीतना है लेकिन जल्दी जीतना है जी। अगर जल्दी जीतना है तो ये तरीके से अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कह दिया है कि इसको आप महामारी घोषित करें और उस दिशा में अपना काम को आगे बढ़ाएं। तो मौजूदा स्थिति जो हम देख रहे हैं, क्या महामारी की तरफ देश बढ़ रहा है म्यूकरमाइकोसिस को लेके? देखो, इसके बारे के आंकड़े तो अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है जी। और वो बोलना उचित भी नहीं मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस स्केल पे जाएगा जी। जरूर ये है, संकट तो है, लेकिन जो महामारी जिसको बोल सकते हैं जी, उतने लेवल पे मुझे नहीं लगता जाएगा, उतने मात्रा में। और अगर हम इस प्रकार से पूरा खुद का आयोजन करें, एक बहुत बड़ी टीम बन रही है, जगह जगह पे म्यूकोर की टीम बन रही है जिसमें जो आवश्यक घटक है जी, उसमें एक डेंटल सर्जन होगा जी, एक फेशियोमैक्स सर्जन होगा, एक पल्मोनोलॉजिस्ट यानी मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट होगा, एक इन्फेक्शन कंट्रोल वाला होगा और एक ENT सर्जन होगा। ये सब एक में से बात करके, एक में से इकट्ठा करके अगर कोई स्ट्रेटेजी जो बनने जा रही है, बन गई ऑलरेडी, तो मुझे निश्चित यानी जो कुछ अपने को दवाई मिलने वाली है, हम निश्चित रूप से इसको महामारी के लेवल तक जाने से, यानी जो प्रकार से कोविड बढ़ गया उस प्रकार से ये नहीं बढ़ेगा। या ये हो सकता है कि कोविड का जो एक्सपीरियंस मिला गवर्नमेंट को, अभी से सचेत होके इस तरीके से कदम उठा रहे हैं ताकि हम अगर संभावित उस स्थिति में पहुंचना हो तो हम ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, एक टास्क कमेटी का गठन हुआ है नागपुर जिले में म्यूकर को लेके,
आपका भी उसमें सूचनाएं रही होंगी, आपका भी मार्गदर्शन रहा होगा। ये टास्क फोर्स किस तरीके से वर्क करेगा और किन किन बातों पे इसने फोकस किया हुआ है? ये बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। ये टास्क फोर्स जो है ना, ये कमिश्नर साहब ने, संजीव कुमार जी ने, और उनके डॉक्टर संजय जायसवाल जी है, वो है इन डॉक्टर निखाड़े के लीडरशिप में बनाया है। बहुत सही दिशा में कदम है। ये क्या करने वाले हैं, ना कि ये देखेंगे कि भाई इसका 3 लेवल पे काम चलेगा। फर्स्ट लेवल इज प्रिवेंशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, जन जागृति क्या कर सकते हैं, सर्वेलेंस कैसा कर सकते हैं, मरीज को पहले कैसे पकड़ सकते हैं, जिनको ट्रीटमेंट हुई है उनको सही दिशा में कैसे पहुंचा सकते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं, उसके बाद में उनका फॉलोअप कैसा ले सकते हैं, उसके बाद में जब 3 महीने के बाद इनको कोई ना कोई डिफॉर्मिटी आएगी, किसी को जबड़ा, किसी को कुछ निकला हुआ रहेगा, उसको कैसे रिहेबिलिटेट करेंगे। ये बहुत सही कदम उठाया गया है और मुझे लगता है, मेरी पूरी शुभकामनाएं और सदिच्छाएं ये टास्क फोर्स के साथ कि वो सही दिशा में जाएंगे। और जरूर ये टास्क फोर्स के कारण से मुझे लगता है ये बीमारी से निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन हम जो आंकड़े लेके आएंगे जी, इसके बाद में हमारा जो अनुमानित होगा, जो डाटा होगा उसको लेके हम केवल नागपुर या विदर्भ को छोड़ के या महाराष्ट्र या इंडिया को छोड़ के हम पूरे विश्व में एक प्रकार से इसका एक सबूत के साथ, यानी ऐसे बोला करके नहीं, सबूत के साथ एक उनको प्रोटोकॉल देंगे कि भाई आपको अगर ये बीमारी को लड़ना है तो ऐसे लड़िए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब इस तरीके का संकट आता है या बीमारियां होती हैं तो सबका फोकस जो होता है वो शहरी भागों की तरफ होता है, पर जिस तरीके से म्यूकर 2 साल पहले की जो स्थिति में था वो ग्रामीण भागों में और खेती किसानी में करने वाले लोगों के ऊपर में ज़्यादा था। तो मौजूदा समय में जब म्यूकरमाइकोसिस शहरों में फैल रहा है तो गांव में उन लोगों को कितना ध्यान देने की ज़रूरत है जो खेतों में, खलिहानों में काम करते हैं, जो इस पर आश्रित हैं और मजदूर वर्ग से हैं। तो एक, चूंकि अभी कोई रिसर्च हुआ नहीं है, अध्ययन हुआ नहीं है, तो संभव ये है कि गाँव में भी बढ़े ये, और जो पुराने तरीके से जो बढ़ रहा था वो और ज़्यादा तेज़ हो जाए। बोल सकते हैं कि थोड़ी सी हमको ये गांव खेड़ वाले लोग ग्रामीण भाग में, कि नसीब से ग्रामीण भाग में इस प्रकार से दवाई का दुरुपयोग भी नहीं हो रहा है जी। जो शहरों में देखा जाता है जी। शहरों में नीम हकीम खतरे जान जी। हम ये भी देखते हैं कि घर को डब्बे में से खिला के उसको मीडरॉल खिलाया जा रहा, मतलब स्टीरॉयड खिलाया जा रहा, भाई ये वो फलाने दिया, ले लो। वो डॉक्टर बोलता वो तो ले ही लो, ये भी ले लो। तो ये इस प्रकार के मेडिकल मैनेजमेंट गांव खेड़े में नहीं हो रही, ये बहुत खुशी की बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गांव खेड़े में इस प्रकार से मरीज ग्रसित भी नहीं है। इफ यू लुक एट देम, दे आर नॉट अनहेल्दी पीपल। The percentage of diabetes is also quite low in that area. So these 2 factors are, ये 2 फैक्टर उनके फेवर में है बोलो या उनके साथ है। और नंबर 3, हम शहर में पकड़े गए, अचानक पकड़े गए, अभी हम सतर्क है। सो जब तक कि ये गांव में पहुंचेगा हम सतर्क होकर उसके लिए तैयार होकर लड़ने वाले। सो मुझे नहीं कोई प्रकार की भीति या आशंका कि इसका गांव जाने के बाद या ग्रामीण भागों में शहर से कोई बुरा असर आने वाला है। उल्टा वो लोग शायद अपने से अच्छे रहेंगे। अब एक प्रोटोकॉल तय हो गया है, मेडिकल प्रोटोकॉल म्यूकरमाइकोसिस को लेके, तो वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है? आईसीएमआर ने एडवाइजरी गाइडलाइन जारी की है। मुझे लगता है कि अगर आप वो शेयर कर दें, आप ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं कि आखिर उसमें क्या हुआ, क्योंकि कोविड के समय में लोगों तक ये जानकारी ही नहीं थी। देखो, आईसीएमआर की गाइडलाइन ना, मैं बताया कि पूरी यंत्रणा सरकार की ऊपर से लेके नीचे तक बहुत कार्यरत है। और यू विल नॉट बिलीव कि जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस 12 बजे दोपहर में पब्लिश हुई, वो 2 बजे पब्लिक के पास थी। ये एक, मैं बताऊं, भारत की एक बहुत काबिलियत बोलो या एक हमारी ताकत है। पर उसी हिसाब से अमल होना भी चाहिए, वो होगा पक्का। क्योंकि ना देखो, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन दिल्ली में छपी गई दोपहर को 12 बजे, 2 बजे नागपुर में कमिश्नर साहब के ऑफिस में बैठ के उसी के ऊपर चर्चा हो रही। ये तो आप एक विश्व का रिकॉर्ड होना चाहिए।
ये तो शायद प्रगत देश में भी नहीं होता होगा, इतना हुआ है। और उन्होंने जो रूपरेखा या गाइडलाइन बताया कि भाई आप सर्वेलेंस कैसा करोगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने रिकमेंड किया है कि अभी जितने जितने कोविड के सेंटर है वहां पे एक एक ऑक्सीजन नर्स होना चाहिए। अभी ऑक्सीजन नर्स क्या चीज है यह पहले किसी को मालूम ही नहीं था, ये पहली बार सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन नर्स मतलब ये होता है कि जो एक व्यक्ति पूरे वो सेंटर में जो ऑक्सीजन का प्रयोग हो रहा जी, उसके लिए इंचार्ज रहेगी। अच्छा, मतलब आपके ट्यूबिंग साफ है कि नहीं, अच्छा, आपके ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से चल रहा है कि नहीं, किसको कितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है कि नहीं, आपकी जो मास्क है वो साफ सुथरे है कि नहीं, ये सब वो एक व्यक्ति देखेंगी। ये नहीं कि अरे तू दे करे, उसके लिए एक जिम्मेवार। तो कितना बढ़िया काम हो गया, मतलब पूछते घूमना नहीं है आपको, एक व्यक्ति बताए कि बस सब ठीक है। दूसरा उन्होंने जो रिकमेंड किया है कि म्यूकरमाइकोसिस के ग्रुप गठित करो। अच्छा, मतलब ये है कि ऐसी टीम करो कि जिसमें हर प्रकार का व्यक्ति संभव हो, रिपोर्टिंग हो कि भाई डाटा कलेक्शन हो। तीसरी उसमें बहुत बढ़िया चीज आई है कि उनके पास जाके तैयार करो। मतलब से फॉर एग्जांपल आई गिव, देखो कैसा बढ़िया प्रोग्राम है ये कि आपने देखा कि आपके पास 100 कोविड के व्यक्तियों के फोन नंबर्स है जी, आपका पूरा डाटा आपके पास है जी, अब उसमें की शुगर लेवल निकालिए जी, और उसमें से जो पोटेंशियली डेंजरस उनको फोन करके पूछिए, उनके घर में जाके देखिए। यहाँ तक के प्लान ऐसा है जो बहुत फकर की बात है सबके लिए, हमारे लिए। और ये नागपुर की टीम की तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है कि उनके घर में जाके डेंटल सर्जन उनको चेक करने वाले हैं। और जो नया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि मैं आपका फोटो निकालता हूँ तुरंत कहीं भेजता हूँ, वहां जाके आदमी बैठा है वो तुरंत शाम तक के बता देगा कि भाई ये जो आपको डाउट लग रहा था वो सही है कि गलत है जी। अभी इतनी ज्यादा, यानी दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अब ज्यादा तो दर्शकों तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि उनको वो उतनी खूबियां नहीं समझेगी, लेकिन ये बात पक्की ध्यान में रखिए कि ये विश्व स्तरीय नहीं, ये तो मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आने वाली है और इसको लेके हम पूरे विश्व में एक उदाहरण स्थापित करने वाले हैं कि इससे कैसे आने वाले दिनों में समझो दोबारा कहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक ये निश्चित नहीं था कि आपको कितने दिन तक ये दवा का इस्तेमाल करना है जी। कोई बोले 15 दिन, कोई बोले 1 महीना, कभी कभी तो 3-3 महीने तक देते थे। अब उसके लाइन पे गाइडलाइन आ गई कि भाई ये बीमारी होगी तो ये ऑपरेशन करो, ये लक्षण हो गए तो ये सर्वेलेंस करो, ये इतनी बीमारी होगी तो उसके लिए इतने दिन तक के दो। ये सब बताने के गाइडलाइंस आ गए। अगर वो हम फॉलो करते हैं तो सोचिए ना कि कितना बढ़िया स्टैटिस्टिक निकलेगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है कि म्यूकरमाइकोसिस में कितने एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम हो सकती है? क्योंकि सबसे पहले नाक से एंटर करेगा तो ईएनटी के जो स्पेशलिस्ट हैं ये दायरा उनका हो जाएगा कि वो ट्रीट करें, फिर मुंह में जाएगा तो ये भी ईएनटी का स्पेस है। वो ब्रेन की तरफ अगर गया तो फिर आपको ब्रेन के एक्सपर्ट लगेंगे, आँख में गया तो आपको आँख के एक्सपर्ट लगेंगे, अगर वो नीचे आपकी चेस्ट की तरफ गया तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट लगेंगे। तो एक टीम कैसे बनाई जाए म्यूकरमाइकोसिस को लेकर, ये कैसे बन सकती है कि सारे एक्सपर्ट डॉक्टर रहें, इसलिए जो ट्रीटमेंट हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो और मरीज को इसका फ़ायदा हो? आपने लगभग तो सारे नाम बता दिए, लेकिन शुरुआत जो होने वाली है वो हेल्थ एजुकेटर्स एंड सर्वेलेंस टीम जो म्यूकर कोविड के पेशेंट बीमार होकर जो घर गए हैं उन पे सर्वेलेंस करेंगी। तो जो टीम गठित होना चाहिए उसमें पहला क्रमांक आएगा कि ये सर्वेलेंस टीम का जो घर घर जाके जो हाई रिस्क पेशेंट थे उनका फॉलोअप करे। फिर वो उनकी जिम्मेवारी होगी कि वो ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसको म्यूकर के टीम में लाए या म्यूकर के टीम के सामने लाए। तो पहला व्यक्ति तो वो हो गया। दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो हम लोग 3 कैटेगरी में लेंगे। एक कि जो अर्ली डायग्नोसिस करने में मदद करेंगे, जहाँ पे डेंटल सर्जन आएंगे, जहाँ पे ईएनटी सर्जन आएंगे, जहाँ पे फेशियोमैक्सिलरी सर्जन आएंगे, ये समझो डायग्नोस्टिक करेंगे कि भैया कंफर्म कर। फिर नंबर आता है पैथोलॉजिस्ट का कि जो डायग्नोसिस सस्पिशन क्लिनिकल आया था उसको पक्का करे। देखो अगर तुम किसी का इतना लंबा चौड़ा सर्जरी करने जा रहे हो तो ये तो साबित करना चाहिए कि जो मैं बोलता वो नहीं, जो प्रमाणित बीमारी है। तो पैथोलॉजिस्ट भी आ गए, उनके साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आ गए, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको बताएंगे भाई कौन सी बीमारी में कौन से जंतु है और उसको आगे चल के क्या दवाई वापर सकते हैं।
उनके साथ साथ इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट भी आ गए, क्योंकि ये इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट जो होंगे वो आपको गाइडेंस देंगे ड्रग के बारे में। फिर उसके बाद में आएंगे सपोर्ट देने वाले, जैसे आपने बताया कि अगर ये ब्रेन के तरफ जा रहा तो यू रिक्वायर ए न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, इसका डायबिटीज के साथ ताल्लुक तो है ही है करके वो एक बड़ा रोल करेंगे। तीसरा, इनके काफ़ी मरीज काफ़ी बीमार रहते हैं करके जब ऑपरेशन होगा उसके पश्चात इनका जो इंटेंसिव केयर में देखभाल करना चाहिए तो वो एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिव केयर के लोग भी आ गए। अब इसके बाद जो दवाइयाँ वापरते हैं उसका बुरा असर किडनी पे पड़ने वाला है करके आपको नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए। सो इतने सारे लोगों का एक प्रकार से एक में एक से सहयोग चाहिए, एक में एक से वार्तालाप होना चाहिए और एक में से जुड़ के रहना चाहिए। क्या होता है, कोई भी टीम में सर्जन का नाम अक्सर पहले आता है जी। और कोई भी टीम का कैप्टन समझो सर्जन को बनाया जाता है। यहाँ उल्टा है, यहाँ सर्जन का रोल मैं बताऊं मेरे हिसाब से, हालांकि इसके ऊपर दुमत भी होगा, मुश्किल से 10%, 15%, 20% होगा। मेन इसका रोल सर्वेलेंस से लेके तो डायबिटोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट तक का है। और सर्जन का रोल आता है डायग्नोसिस करने का, उसको लोडिंग डोज देने के बाद तुरंत से तुरंत ऑपरेशन करने का और उसको फॉलोअप रख के अगर वापस में कहीं इंटरफियरेंस करना हो या सर्वेलेंस का टाइम पे अगर कोई रिवीजन करना हो तो वो करने का। बट इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बख्तियार बताया ना, वो सब ये पूरे कड़ी के उतने ही भागीदार है, बोल रहे जिम्मेवार है, या उतने प्लेयर्स है। बेशक सर्जन जाके ट्रॉफी उठाएगा लेकिन कलाकार तो नीचे रहेंगे जो शायद पर्दे के पीछे भी रहेंगे। कैप्टन सर्जन रहेगा पर टीम में तो सब रहेंगे। टीम रहेगी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है कि कोविड तो लंबे समय से है, पहले वेव में म्यूकोरमाइकोसिस के केस क्यों नहीं आए और अब क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, ये थोड़ा अभी पक्के से साबित नहीं हुआ लेकिन इसमें अनुमान है कि ये जो वायरस है जिसको हम लोग आरएनए वायरस बोलते हैं, मतलब ये अपने जीन्स को चेंज करता है। ऐसे ही पहले एक वायरस था जिसको हम HIV बोलते थे, वो भी हमारी इम्यूनिटी खत्म कर रहा था। ऐसा अनुमान है कि शायद ये आरएनए वायरस इस प्रकार से म्यूटेट हो रहा है कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको डाउन एस्केलेट करता है। मतलब हमारी बॉडी की जो इनेट फाइटिंग कैपेसिटी है कोई बीमारी के साथ, खास करके इन्फेक्शन वायरस के साथ, उसको ये वायरस ऑल्टर करता है लगभग उसी तरीके से जैसे HIV करता था। क्योंकि ये HIV और कोरोना वायरस ये एक ही जाति के है, समझो एक ही आरएनए कैटेगरी के है, और देयरफॉर हो सकता है कि दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज स्लाइटली म्यूटेटेड एंड इट इज, वो ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी डाउनग्रेड बोलिए डाउन एस्केलेट कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल चलते चलते आपसे ये था कि जिस तरीके से आपने कहा कि दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान इस बीमारी से लड़ने के लिए कोई रास्ता दिखाए, तो नागपुर में या विदर्भ में इस तरीके का कोई रिसर्च का प्लान आपने बनाया हो अन्य डॉक्टरों के साथ में मिलके कि क्यों, आखिर वजह क्या है और उस पर ट्रीटमेंट किस तरीके से हो और इससे कैसे निजात पाई जाए? देखो, जो व्यक्ति होता है वो अपनी अपनी सीमाओं में काम करता है। मैं सर्जन हूँ, मैं मेरी सर्जरी की सीमा में काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करना है? मैंने, देखो, जब हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो हमारे पास 3 प्रश्न उद्भवते हैं कि क्या ये मरीज मेरे लिए खतरा है? अगर मैं इसका 1.5 घंटा 2 घंटा ऑपरेशन करता हूँ उसी इलाके में जहाँ पे वायरस बैठा हुआ है, वहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, तो क्या मुझे इससे खतरा है? उसके लिए गाइडलाइंस क्या है? हमने उसके लिए गाइडलाइन बनाए कि भाई ये होने से ये बीमारी में आपको खतरा है, आपको सावधानी बरतना चाहिए, या ये अगर ऐसे है तो आपको खतरा नहीं है, आप निडर होकर ऑपरेट करिए। इसके बारे में हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है। फिर हमने एक स्कोरिंग सिस्टम बनाई है कि भाई अगर मरीज को ये कोविड के दौरान तकलीफ हुई थी तो ये मरीज ये स्कोरिंग के अनुसार हमने मार्क दिए हैं कि ये होगा तो 2, ये होगा तो ये। तो ऐसा करते करते हमने बोला कि अगर ये मरीज का स्कोरिंग कोई लिमिट से ऊपर जा रहा है तो ये मरीज आपके लिए खतरा है, या उससे नीचे है तो आपके लिए खतरा नहीं है। ये प्रोटोकॉल विश्व में कहीं नहीं है, जो हमने पहली बार अनाउंस किया है। फिर हमने बोला बीमारी को हमने एनालाइज किया कि पेशेंट को कितना खतरा है। समझो मैं आज ऑपरेशन नहीं करता हूँ और इसको रोक के रखता हूँ 10 दिन के लिए, तो मरीज को क्या खतरा है? हम उसके लिए भी स्कोरिंग बनाया कि भाई इस जगह होगी तो
इस जगह होगी तो ये, इस जगह होगी तो ये, अगर उसके आंख में जाने की संभावना है तो ये, और उसके हिसाब से भी एक कैटेगरी रिस्क बनाई और उसको भी नंबर दिए। तो मरीज को कितना धोखा है, मुझे कितना धोखा है, और इसके लिए अप्रोप्रिएट सर्जरी क्या है उसका भी प्लानिंग बनाया। फिर किसके लिए क्या देना इसका भी डाटा कलेक्ट होगा, और जो हमारे पास नंबर्स है, अब ये देखिए कि इसके पहले जितने भी आप बैकवर्ड जाओगे ना, तो कोई ने 5 केसेस, कोई ने 15 केसेस, उसका डाटा दिया है। हमारा आज के डेट में लगभग 100 के आसपास का आंकड़ा इस हिसाब से एनालाइज हो रहा है, और अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ये हफ्ते हम भेजेंगे, तो हो सकता है अगले वाले आने के लैंसेट में ये एक प्रकार की गाइडलाइंस, बट दिस विल बी द सर्जिकल गाइडलाइंस, बिकॉज वी आर सर्जन्स। बट इस प्रकार से गाइडलाइन, ये अपना जो प्रोग्राम चलेगा उसके भीतर बोलो या उसके कारण से बोलो, ये इस प्रकार से, तो कौन सी दवाइयाँ वापरना, कब वापरना, कितना डोज वापरना, क्या प्रिकॉशन लेना, कौन सा ग्रुप सर्वेलेंस में आना चाहिए, सर्वेलेंस की राइट स्ट्रेटेजी क्या है, ये भी सब कुछ आ ही जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि जब हम बातचीत कर रहे हैं, अब बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि बच्चों में म्यूकरमाइकोसिस के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब हम इम्यूनिटी से जोड़ के देखते हैं, स्टेरॉइड से जोड़ के देखते हैं इसको, तो बच्चों की इम्यूनिटी वैसे ही अच्छी रहती है। तो ये क्यों केसेस बच्चों के हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, क्या हो सकती है? मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक डर जाते हैं। आदमी खुद के लिए तो डरता ही है, लेकिन बच्चे के लिए तो और ज़्यादा डरता है। तो थोड़ा मत डरिए, ये उन्हीं बच्चों में दिखा है जो हमने आज तक करे हैं, और वही बच्चे हैं जिनको जुवेनाइल या अर्ली इन्फेंटाइल डायबिटीज था। ये हट्टे कट्टे बच्चों में अभी तक हमने नहीं देखा, समझे ना? तो इसलिए ये भी एक पैनिक मत रखिए। अगर आपके बच्चे को डायबिटीज है और अगर आपके बच्चे को कोविड हुआ है तो ही सतर्क रहिए, और जो हमने पहले बताए वो सारे चीज़ों को संभाले। लेकिन अगर आपके बच्चे को डायबिटीज हुआ है और कोविड हुआ है, अगर उसको जुवेनाइल डायबिटीज नहीं है, तो आप बिल्कुल मत डरिए और इस प्रकार की बातों में नहीं। मैं अभी तक ये समझिए कि केवल एक बच्चा, मैं राइट, आई कैन लुक एट माई कंप्यूटर, एक ही बच्चा हमने 12 साल का किया है। मुझे लगता है कि अगर हमारे आंकड़ा 1 का है तो हो सकता है बाकी सारे जो नागपुर में कर रहे हैं उनके सबके आंकड़े कुछ इसी प्रकार से होंगे। तो ये बहुत ही छोटा आंकड़ा है, इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और फॉर्चुनेटली ये बच्चों की इम्यूनिटी सच्ची में अच्छी होती है। और ये जो पर्टिकुलर बच्ची की मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये बच्ची में तो बीमारी आँख में पहुँची थी और हमने पूरा जोर लगा के बोल दिया कि इसकी आँख नहीं निकलेगी कोई कीमत पे। बच्ची की आँख भी अच्छी है, बच्ची की विजन भी अच्छी है और बच्ची बहुत अच्छे से नॉर्मल हो गई है, जबकि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड इट वाज लाइक ए गॉन केस। तो मत डरिए, बच्चों को कुछ नहीं होता। अगर मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछता तो आने वाले 1-2 दिनों में मीडिया रिपोर्टिंग होती कि बच्चे भी इसके जद में आ रहे हैं और उन्हें भी हो रहा है, तो माँ बाप जो हैं वो ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो अच्छा होगा कि आपने स्पष्ट कर दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, समय निकाला, और मुझे लगता है कि जितनी बातें हुई मौजूदा संकट के दौर में ये हमारे दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और किस तरीके से बिहेवियर होना चाहिए म्यूकरमाइकोसिस को लेके उसकी जानकारी उन्हें मिली होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।